हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 6 की। उसमें आज ही हमारा 6 नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। और देखिए कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप ये कर सकते हैं कि बाकी के जो इसके जो वीडियो हैं, 5 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें सिस्टमेटिक समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो इस लाइन से आपको पता चल चुका होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह सभी जगह पर क्या है, एक जैसी नहीं है। कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची है, कहीं पर खाई है। तो इससे तात्पर्य है कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पठार, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाओं आदि के बारे में। तो चलिए जानते हैं। यह स्थल रूप दो प्रकार प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वह कंटिन्यूअस रूप से क्या रहती हैं, मोशन में रहती हैं। कुछ दिया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा मान के चलिए सामान्य भूभाग है, और इस सामान्य भूभाग से अगर कुछ खड़ी ढाल वाला यानी कि पृथ्वी से कितनी दूरी हो, 600 मीटर ऊंचाई हो, अगर इतने से है तो इसे क्या कहा जाएगा, पर्वत कहा जाएगा। ठीक है, याद रखें इसे। तो क्या है कि आप इस चित्र में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि ये माउंटेन पर्वत के बारे में बताया है। ये पर्वत श्रृंखला कुछ माउंटेन्स की रेंज है तो इसके बारे में है। ये पहाड़ी बता दिया, थोड़ा सा पहाड़ी जो होती है पर्वत से छोटी होती है। ये घाटी बता दी, ठीक है, वैली जैसे बोलते हैं। पठार हो गया, ठीक है। ये टेरिटरी रिवर हो गई, सहायक नदी, ये कोई नदी आ रही थी उसमें ये नदी जुड़ गई। और ये मुख्य नदी हो गई। यहाँ पर ये नदी का मुहाना है। ये डेल्टा है, ये किसी एक भूभाग पर भरी हुई पानी है जिसे झील के नाम से जाना जाता है, तो झील है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की कई चीजें हैं जिसे हम आगे चल के पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैदान है, समुद्र है, सभी चीजें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी में ये जो ऊंचाई और नीचाई के कारण जैसे कि पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, इनके दो कारण हैं। एक तो प्लेट मोशन में कर रही हैं और दूसरा क्या है कि जो हमारी स्थल रूप पर जो भारी प्रक्रिया होती रहती है, जैसे कि कुछ पृथ्वी की सतह क्या है, टूटकर घिस जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं, जिसे इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन। और मृदा अपरदन वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्वत के बारे में, जिसे माउंटेन्स कहते हैं। चलिए जानते हैं पर्वतों से रिलेटेड फैक्ट क्या क्या बनते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर जो होता है वह छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु कैसी होती जाएगी, ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। तो जैसे कि आप जब कभी उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और वहाँ पर क्या है कि बर्फ मोस्टली जमी हुई है। और तो उसे क्या कहते हैं, उन बर्फ में से, जैसे कि ये कोई माउंटेन है और इस पे ये बर्फ जमी है, तो ये पानी क्या है, धीरे 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 पिघलता है और इससे ये छोटा सा एक नदी का रूप ले लेता है, जैसे क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जो विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पर्वत,
पर्वत चोटी जो है वहां पर भी क्या है, बर्फ है। ठीक है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो पर्वत वाले जो एरिया होते हैं वहां पर मोस्टली अगर देखा जाए, एक तो क्या होता है, उनका ढाल जो होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है, और यहाँ की जो जलवायु होती है थोड़ी सी रहने के लायक नहीं होती। इस वजह से मोस्टली लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। तो कई माउंटेन्स क्या है कि एक साथ होते हैं, ये पूरे के पूरे, जैसे ये माउंटेन्स हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, माउंटेन रेंज कह देंगे, जैसे जैसे क्या कह देंगे, पर्वत श्रृंखला कह देंगे। ठीक है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। कई पर्वत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और कई दूरी तक फैले होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो कि एक बहुत बड़े रूप में फैली हुई हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वतमाला, ये एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे कि हिमालय कहाँ पर है, हिमालय एशिया में है। आल्प्स अगर हम बात करें, आल्प्स आ जाएगा यूरोप में, और एंडीज जो है वो है साउथ अमेरिका में। ठीक है। अब बात आती है पर्वत, यानी कि माउंटेन्स तो पढ़ ही लिए कि क्या होता है माउंटेन, लेकिन माउंटेन्स के अंदर भी इसके टाइप्स होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक कहते हैं वलित पर्वत, एक होता है वृहंसोद पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है तथा शिखर कैसा है, शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रेणी है, जिस पर माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू भी एक पर्वतीय है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के आल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कैसी है, कम है, और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कस जो हो रहा है वो वलित पर्वत के बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, वृहंसोद पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए उत्खंड को हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को क्या कहते हैं, द्रोणिका वृंश कहा जाता है। यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वोस्जीज जो पर्वत है, इसी प्रकार के पर्वतों के क्या है, उदाहरण है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैसे कि ये कोई एक समतल श्रृंखला थी, जिसमें क्या हुआ है, समतल जगह में ये भाग था, ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया, जिसे उत्खंड कहा जाएगा। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, उत्खंड यानी कि हास्ट कहेंगे। ठीक है। और ये जो द्रोणिका है, द्रोणिका को क्या कहेंगे, ग्रावेन कहेंगे। एक भाग क्या है कि अगल बगल के भाग ऊपर उठ गए, ठीक है, और ये बीच का भाग क्या हो गया, नीचे धस गया। तो इस प्रकार से ये जो क्रिएट हुआ है वह क्या कहलाएगा, आपका वृहंसोद पर्वत कहलाएगा। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वतों के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं आपसे, कौन कौन सी, वलित पर्वत, वृहंसोद पर्वत, और आपके होते हैं ये ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। पर्वत जो होते हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं, और पर्वत जो होते हैं जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का जो स्रोत है वह मोस्टली आपने देखा हुआ पर्वतों से ही होता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो जो पर्वत होते हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने भी देखा होगा, रामायण देखी होगी, तो रामायण में जो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं वो हनुमान जी, तो उस पर्वत को क्या है, पूरा का पूरा उठा लाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, संजीवनी बूटी पाई जाती है। तो आज भी कई प्रकार की ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि ये जो पर्वत हैं वो हमारी प्रकृति की सुंदरता को क्या करते हैं, और मनोहर बनाते हैं। और यहाँ पर बहुत सी चीजें जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के क्या है, प्रचलित खेल है। जैसे कि आप ये मोस्टली देखने को मिलेगा इंडिया में, जब आप हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार में राफ्टिंग वगैरह जो होती है वो देखने को मिलती है। माउंटेनिंग, जहाँ पर पर्वतों पे चढ़ते हैं,
स्कीइंग जो बर्फ पे फिसलते हैं, आपने देखा हुआ है ना। तो ये तमाम प्रकार के कई खेल हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, जिसे वोल्केनो कहते हैं। ठीक है। और ज्वालामुखी से क्या है कि अपने साथ ये कई भाप और राख निकलती है, यानी कि इससे लावा निकलता है। और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इस ज्वालामुखी से जो निकलता है वो धीरे धीरे आता हुआ ये बहुत गर्म होता है। ठीक है। और धीरे धीरे आता है और ये वातावरण के संपर्क में आता है और क्या है, ये जमता हुआ चला जाता है और ठोस हो जाता है। और क्या है, ये पर्वतों का आकार ग्रहण कर लेता है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे पठार यानी कि प्लेट्यू। पठार क्या है? तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि जो है, ऐसे कि अगर हम बात कर लें कि ये हमारा सामान्य भूभाग है और सामान्य भूभाग से क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है। ये हमारी जमीन हो गई और इससे ये ऊपर उठा हुआ भाग हो गया। लेकिन ये कैसा होगा? सपाट होगा, समतल होगा, ये ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा। तो ही यह क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। ठीक है। तो पठार जो होता है वो बहुत ही उठी हुई और सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग होता है वो मेज के समान सपाट होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मेज का ऊपर का भाग होता है वो कैसा होता है? सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जैसे कि दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी जो ऊंचाई है वह करीब समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक की है। ठीक है। अब बात आती है कि पठारों का हमारी लाइफ में रोल क्या है। जैसे कि आप इसमें ये देख पा रहे हैं चित्र में, तो ये जो ऊपर का जो एरिया हो गया सामान्य भूभाग था और उससे ऊपर जो हो गया ये क्या कहलाएगा? ये पठार कहलाएगा आपका। ठीक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे ये खनिज संसाधन होते हैं उन्हें जमीन से या पठारों से या पहाड़ों से ही निकाला जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात से तात्पर्य जिन्हें हम कहते हैं वाटरफॉल, यानी कि जो पानी बहुत ऊंचाई से गिरता हो। जैसे कि मान के चलो यही पठार है और यहाँ से ऊंचाई से क्या है, कैसे झरना टाइप में पानी गिर रहा हो, उसे हम वाटरफॉल कह देते हैं, यानी कि जलप्रपात कह देते हैं, क्योंकि यहाँ कई नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, देखिए याद रखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और ये हमारे एग्जाम में आती हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली जो करंट अफेयर्स या जो भी हमारी बुक्स आती हैं उनमें कई बार चीज़ें होती हैं जो कि क्या है कि राइटर जो होते हैं इग्नोर कर जाते हैं या नहीं लिखी होती, लेकिन छोटी छोटी बारीकी की चीज़ें आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छी क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। और कर्नाटक में ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जैसे कहते हैं, जो कि शरावती नदी पर है। इस प्रकार के जलप्रपातों के क्या है, उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ होती है और खेती के लिए क्या होती है, काफी अच्छी होती है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली पठारों के बारे में। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे मैदान के बारे में कि मैदान क्या है। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल भी होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित करती हैं। जैसे कि मान के चलो ये कोई पर्वत था और इस पर्वत से क्या है कि ये कोई नदी प्रवाहित हो रही थी, तो ये नदी क्या है, केवल एक ही रास्ते से आएगी, ये कई रास्तों से कई पर्वतों से चढ़ती हुई आगे बढ़ती है और अपने साथ में कई कंकड़ पत्थर मिट्टी भी अपने साथ लेकर क्या है, आगे बढ़ती है। और जब एक बहुत ही सपाट सी जगह आती है तो वहां पर क्या करती जाती है, इस मिट्टी को बिछा देती है,
जिससे बहुत बड़े मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि जल जो है वो शांत रूप में आ जाता है और ये आगे चल के इस प्रकार से जाती है और अपने मुहाने पर क्या है, गिर जाती है। ठीक है, तो नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, यानी कि बिछा देती हैं। और इन्हीं से क्या है कि मैदानों का निर्माण होता है। ये जो मैदान होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, क्योंकि इजी जगह है। यहाँ पर आप देख पाएं, जैसे कोई समतल जगह होती है तो वहाँ पर चलना आसान है। और एक ऊबड़ खाबड़ अगर कोई जगह, तो यहाँ पर अगर आपको गाड़ी दे दें तो भैया खतरों के खिलाड़ी तो आप हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ले जाओगे कि नहीं है, वो तो फिल्मों में है कि बोल रहा होगा एक आध, तो सोच रहा होगा कोई कि माउंटेन ड्यू पी लेंगे और बन जाएंगे, तो अच्छी बात है। चलिए, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्योंकि जहाँ पर समतल जगह होगी तो वहाँ का जीवन स्तर भी कैसा होगा, अच्छा होगा, तो लोग मोस्टली वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में यानी कि हमारे भारत में जो सबसे बड़े मैदान हैं वह गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। चीन में यांगसी नदी का मैदान जो है वो भी इसी का ही उदाहरण है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, तो हमारे भारत की जैसे स्थिति बात करें तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश वाला ये जो एरिया लगता है, यहाँ पर क्या है, ये मैदान है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। आगे जब हिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे तो यहीं पर मगध साम्राज्य हुआ करता था, जो कि बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कुछ एक चित्र दिया गया है, स्थल रूप एवं लोगों के बारे में बात हो रही है कि कई जगह पर अलग अलग जलवायु होती है और वहाँ का जीवन स्तर भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि समतल मैदान है और समतल मैदानों पर ये लोग आई थिंक धान की फसल लगा रहे हैं। ये नारियल के पेड़ खड़े हैं, अंदाजे से शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं ना कहीं केरल का चित्र हो। ठीक है, और मैदानों में जो फसलें होती हैं उन्हें उगाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। चलिए, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। तभी तो देख पा रहे हैं कि जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसी वजह से तो आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं कि एक सीमित मात्रा में होना चाहिए था। और मोस्टली हमने क्या है, बोरिंग कर करके ज़मीन में, और क्या है कि जो नदियाँ वगैरह हैं उनको प्रदूषित करके अपने वातावरण के सिस्टम को ही क्या है, खराब कर दिया है। ठीक है, तो ये बात इसके अंतर्गत बात कही गई है। और स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने चलाया है, जिससे कि काफ़ी हद तक भारत में स्वच्छ हुआ है। चलिए, तो आगे बात करते हैं, बात आती है इसके क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर को हम जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या इसके क्वेश्चन आंसर है। चलिए, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ से, ये रहा पहला। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्थल रूपों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं पर्वत, पठार और मैदान। ये तीनों मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी जो भाग होता है मेज के समान सपाट और आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत और पठार का उदाहरण है दक्कन का पठार। तो वही क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर देखा करें, है ना। वीडियो को मतलब पूरा देखोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आएंगी और क्वेश्चन आंसर आप ऑटोमेटिकली सोल्व कर लोगे। कई बार परीक्षा में होता क्या है कि डायरेक्ट उठा लिया जाता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वतों के प्रकार हमने पढ़े थे, बलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो बात आती है पर्वतों से जल के संग्रहकार होते हैं, जैसे बहुत सी नदियों का निर्माण होता है और बहती है वहाँ से, और पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ से जल सिंचाई के लिए और पीने के लिए उपयोग होता है।
पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। पर्वतों में कई जीव जंतु पाए जाते हैं। मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो मैदानों का निर्माण के लिए हम आपसे बात करते हैं, कर ही चुके हैं कि जो नदियां हैं वह क्या है कि अपने साथ कई प्रकार के अपरदित पदार्थों को लेकर आती हैं और आगे चलकर उनको एक सामान्य समतल जगह आती है वहां पर बिछा देती हैं, जिससे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। आप नोट भी कर सकते हैं इसको, है ना, पॉज करके आप देख सकते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना कैसा होता है, आसान होता है। इसलिए विश्व की अधिकतम जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि पर्वतों का जो ढाल होता है वह खड़ी ढाल वाला होता है और यहाँ की जो भूमि है वह कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। पर्वत पठारों से भिन्न है किस कारण? ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता। तो पर्वत पठारों से किसके कारण भिन्न है? ऊंचाई से। पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं और पठार नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। तो हिमानी कहाँ पाई जाएगी? पर्वतों में। दक्कन का पठार जो है वह कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार है आपका भारत में स्थित। कहाँ पर है? भारत में। यांगसी नदी कहाँ बहती है? तो यांगसी नदी आपकी चीन में बहती है। और यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये दिए हैं खालिस्तान, तो खालिस्तान को देख लेते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल भूमि विस्तृत वाले क्षेत्रों को कहते हैं मैदान। हिमालय एवं आल्प्स कैसे बलित पर्वतों के उदाहरण हैं जो कि नए हैं, यानी कि युवा बलित पर्वत भी कह सकते हैं। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो पठारी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पर्वतों का एक क्रम, जिसे कि मैंने कहा था कि रेंज कहते हैं, कई पर्वत मिलकर माउंटेन रेंज बनाते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो कृषि के लिए क्या होते हैं? अत्यधिक उत्पादक होते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।